आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पिछली क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन और दर्पण से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती थी सबको पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जैसे कि वो हवा से पानी में जा रही है या हवा से कांच में जा रही है, कांच से पानी में जा रही है, पानी से कांच में जा रही है, किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाएगा, यानी कि प्रकाश को जिस दिशा में जाना होगा वो अपनी दिशा को छोड़कर अपनी दिशा को थोड़ा सा मोड़ लेगा, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। लाइट का बेंड होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल है कि जल में आंशिक रूप से डूबे पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। आंशिक रूप से डूबने का मतलब है कि पेंसिल को पूरी तरह से हम जल में नहीं डुबाएंगे, कुछ भाग जल में रहना चाहिए और कुछ भाग ऊपर रहना चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे, जल में डूबी हुई पेंसिल को जब हम देखेंगे तो पेंसिल हमें टेढ़ा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि पेंसिल बीच से ही टूट गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, वो अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। अगला है इसका एग्जाम्पल, पानी में रखे सिक्के का थोड़ा ऊपर दिखाई देना। आप अगर पानी में कोई सिक्का डालेंगे तो वो जितनी हाइट पे रहेगा उससे थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देगा, ये भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अगला है पानी में रखे नींबू का बड़ा दिखाई देना। पानी में अगर नींबू या फिर और कोई वस्तु हम अगर रखेंगे तो उसका जितना वास्तविक आकार होगा उस आकार से वो थोड़ा बड़ा ही दिखाई देगा, तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। आयताकार स्लैब का मतलब होता है कांच का कोई पदार्थ रहे जो हो तो आयत के जैसा और वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसी को हम आयताकार स्लैब कहते हैं। तो उसके द्वारा कैसे अपवर्तन होता है आइए हम समझते हैं। तो इसको हम फिगर से ही समझ लेते हैं, इससे ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है और कांच में जा रही है, फिर बाहर वायु में जा रही है। तो ये प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है आइए हम इसी को समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण वायु से आएगी, क्योंकि कांच के बाहर तो वायु ही है, जब कोई प्रकाश की किरण वायु से आएगी और जैसे ही कांच में प्रवेश करेगी तो जहां पे ये कांच पे गिरती है उसी बिंदु पे हम एक सीधी लाइन खींचे, उस बिंदु का नाम होता है अभिलंब यानी कि नॉर्मल। इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात हमें और समझना होगा, सघन और विरल के बारे में। रेयर और डेंसर क्या होता है? तो सघन, सघन यानी कि हम बोलते हैं इसको डेंसर। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन होता है, एक विरल होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं रेयर। विरल और सघन दो माध्यम होते हैं। सघन और विरल समझने के लिए हम केवल ये जानेंगे, जैसे हमने पिछली छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया है, जिस पदार्थ के अणु ज्यादा पास पास होंगे वो होता है सॉलिड, अगर उससे भी थोड़ी थोड़ी दूर होंगे तो वो लिक्विड होता है, और गैस में सबसे दूर होते हैं। तो ऐसे ही डेंसर यानी कि सघन, जिसमें अणु पास पास होंगे उसको सघन कहेंगे और जिसमें अणु दूर दूर होंगे उसके विरल कहेंगे। तो यहाँ पे कांच और वायु में कौन सघन होगा? तो सघन तो कांच हो गया, क्योंकि कांच और हवा के रिस्पेक्ट में कांच के अणु ज्यादा पास पास होंगे क्योंकि वो ठोस है, और हवा गैस है उसके अणु दूर दूर होंगे। तो कांच क्या हो जाएगा? सघन, और हवा क्या हो जाएगी? विरल। तो ये विरल हो गया और ये सघन हो गया। अब एक बात हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रकाश अगर विरल से सघन में आता है, अगर कहां से? विरल से सघन में आता है, एक कंडीशन हो सकता है सघन से विरल की तरफ। अगर कोई प्रकाश विरल से सघन की तरफ आता है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। किधर? अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। और इसमें क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है, फिर एयर में चलता है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो यहाँ पे हवा से सॉलिड यानी कि ठोस में जा रहा है तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, और जब किसी चीज का स्पीड कम हो जाता है तो वो सेंटर की तरफ आने लगता है, सेंटर की तरफ गिरने लगता है। अगर हम किसी पत्थर को तेजी से अगर घुमा के छोड़ दें
तो धीरे धीरे जैसे इसकी स्पीड कम होगी वो सेंटर की तरफ गिरने लगेगा। तो ठीक यही प्रोसेस होता है कि जब विरल से सघन में आएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो इस सेंटर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे सेंटर अभिलंब को मानते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करता है। विरल से सघन में अगर जाएगा, कम भीड़ वाले से ज्यादा भीड़ वाले में जाएगी, भीड़ वाले कहने का मतलब अणुओं से बात है, कम भीड़ से ज्यादा भीड़ में जाएगा तो अभिलंब की तरफ आएगा, और ज्यादा भीड़ से कम भीड़ की तरफ जाएगा तब तो खाली रास्ता मिल गया है, तब तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो सीधे निकल जाएगा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, सेंटर से दूर भागता चला जाएगा। तो ठीक यही कंसेप्ट अब यहाँ पे होगा, आप समझिए इसको। यहाँ पर ये प्रकाश की किरण वायु से आ रही है और कांच में इसको जाना है। हमने अभी के बताया कि ये किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब पे गिरने के बाद ये रेयर से डेंसर में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है। तो हमने बताया विरल से सघन है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब इसका यहाँ पे है तो अभिलंब की ओर। वैसे जाना चाहिए था यहाँ पे सीधे, लेकिन ये और झुक जाएगा तो यहाँ पे ऐसे आ गया। अब इसी मार्ग में यहाँ पूरे कांच में चलता रहेगा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा इसके लिए अभिलंब ये हो गया। अब फिर से वही काम आएगा कि सघन से विरल में अगर जा रहा है तो सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो अभिलंब क्या है, अभिलंब तो ये है, तो अभिलंब से अब दूर हट जाएगा, क्योंकि अगर ये सीधे आता तो कुछ ऐसे चला आता, लेकिन यहाँ पे अभिलंब से दूर हट जाएगा तो इसलिए ये थोड़ा सा और दूर हट गया। तो यही है कांच के स्लैब से अपवर्तन। अगर हम किसी कांच के स्लैब पे लेजर लाइट को डालेंगे तो हमें रियल में भी, वास्तव में भी ऐसे ही प्रकाश का मार्ग दिखेगा। तो यही था कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार परावर्तन को पढ़ने के बाद हमने परावर्तन के नियम को पढ़ा था, उसी प्रकार अपवर्तन को पढ़ने के बाद हमें अपवर्तन के नियम को भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पे है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन में भी यही था, वहां पर अपवर्तित की जगह परावर्तित किरण था, क्योंकि वहां पर परावर्तन हो रहा था तो परावर्तित किरण था, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया विलंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन, जो मैथ में साइन और कास होता है वही साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अगर करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा। तो इसी को फार्मूले के रूप में लिखा गया है। आपतन कोण चूंकि आने वाला कोण इंसिडेंट एंगल होता है, आई होता है, और अपवर्तन कोण रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, आर होता है, और दोनों का अनुपात जब करेंगे तो नियतांक आएगा। इसे ही हम स्नेल का नियम बोलते हैं। इसे ही हम स्नेल का नियम बोलते हैं। तो स्नेल का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दूसरे नियम को ही हम बोलेंगे स्नेल का नियम। तो आपसे अगर कभी भी स्नेल का नियम पूछ रहा है तो आप इस दूसरे नियम को ही लिख दीजिए पूरा का पूरा, ये फार्मूले सहित। यही है स्नेल का नियम। अब ये जो नियतांक होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो नियतांक होता है उसी का नाम हो जाता है अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इसके जस्ट बाद अभी पढ़ेंगे। उससे पहले आप इस चित्र को समझ लीजिए। यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण वायु से जल में आ रही है। हमने जल को यहाँ पे बना के रखा हुआ है, यहाँ पे वायु है, और ये आने वाली किरण जिस बिंदु पे गिरती है वहीं पे एक सीधी लाइन खींच दें 90 अंश का तो वो अभिलंब हो जाता है। यहाँ पे हमने अभिलंब इसको दिखा दिया है। और जो आने वाली किरण होती है वो आपतित किरण उसे कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आर कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वायु से आ रही है जल में, तो यहाँ पे वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। तो जब भी विरल से सघन में आएगी कोई प्रकाश की किरण तो अभिलंब की तरफ झुकती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। नहीं तो वैसे तो ये सीधे जाती, लेकिन यहाँ पे माध्यम चेंज हो जा रहा है, विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये पूरा चित्र प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए काफी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़े समय पहले ही हमने नाम लिया था अपवर्तनांक का। तो अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी को हमने पढ़ा कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। उसी नियतांक को हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। वो भी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं।
और यहाँ पे जो लिखा है इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया डिफिनेशन है, वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। n बराबर होता है c/v। इसका मतलब यदि कोई प्रकाश की किरण वायु से अगर किसी माध्यम में जा रही है तो हम उसको लिख सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के जो अनुपात है उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जो प्रकाश की किरण जहां से चलती है उसका वेग ऊपर रहेगा और जहां तक पहुंचती है उसका वेग नीचे रहेगा। इसी के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से डिनोट किया जाता है। कुछ कुछ किताबों में अपवर्तनांक को म्यू से भी डिनोट किया जाता है। इसको हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। म्यू कहो या फिर n कहो, आप लोगों की किताब में n ही दिया होगा। तो n का मतलब अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे एक और चीज है समझने के लिए, यदि प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, जैसे यहाँ पे हम दो माध्यम ले लेते हैं, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। अगर कोई प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में आएगा तो फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो स्पीड होगा और यहाँ पे जो स्पीड होगा, तो इन दोनों का अनुपात कैसे लिखेंगे? जहां से चलती है वो ऊपर होगा और जहां तक पहुंचती है वो नीचे हो जाएगा। तो वही है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है तो n21 हमने लिखा है। ये कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर भी अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि n21 का मतलब क्या है और n12 का मतलब क्या है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो n के करीब होता है, n के जस्ट बगल में होता है, उसे हम बोलते हैं कि यहाँ तक प्रकाश जा रही है, और जो उसके भी बगल में होता है, जो लास्ट में होता है, यहाँ से प्रकाश आ रही है। इसको अगर हम हिंदी में पढ़ना चाहें तो कैसे बोलेंगे? माध्यम 1 के सापेक्ष, जो इससे दूर होता है उसके सापेक्ष होता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अगर इसी को अंग्रेजी में बोला जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ेंगे, और हमने क्या कहा, जहां से प्रकाश चलती है, तो ये जो लास्ट में लिखा है वहां से चलती है और जो इसके बगल में वहां तक पहुंचती है। तो जहां से चलती है वहां पे उसके वेलोसिटी ऊपर रहेगी, जहां तक पहुंचती है उसका वेलोसिटी नीचे रहेगी, उसकी स्पीड नीचे रहेगी। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अगर यही चीज ऐसे लिखा गया है n12, तो फिर इसको पढ़ेंगे माध्यम 2 के सापेक्ष, जो लास्ट में लिखा है उसके सापेक्ष, और माध्यम 1 का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इंग्लिश में विथ रेस्पेक्ट टू जो है वो उल्टा होता है। अंग्रेजी और हिंदी में जो कहने वाला वर्ड होता है वो अपोजिट होता है, लेकिन मीन्स दोनों का एक ही होता है। तो इसको अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखें, स्पीड के टर्म में लिखें, तो प्रकाश चल कहां से रही है? दूसरे से, तो इसको v2, और जा कहां तक रही है लास्ट में? ये v1। तो इसको ऐसे लिखेंगे। कहीं कहीं किताबों में जो ये n21 दिया है इसी को ऐसे लिख दिया जाता है, n बगल वाला तो यही रहता है लेकिन लास्ट वाला उसको आगे कर दिया जाता है। तो आप इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये यही चीज है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं, n वही रहेगा, ये बगल वाला 1 भी रहेगा, जो लास्ट में ये इसको पहले उठा देते हैं। तो ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक का सभी टॉपिक क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर में केवल एक ही टॉपिक अब बचा है, जो कि है लेंस। जल्द ही आते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।